बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। आज साल का आखिरी दिन है तो इसी मुनासबत से आज हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि कौन से खिलाड़ी हमसे इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस हवाले से भी बात करेंगे और फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच दूसरा खेला जाना है उस हवाले से भी बात करेंगे और दीगर खेलों पर भी अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब, उनके साथ साथ मौजूद है मजहर अवान साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। इनसे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये क्रिकेट के हवाले से अगर हम देखें तो जाना पहचाना नाम है, बहुत से क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज भी करते हैं और स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा अच्छा तजुर्बा भी रखते हैं, तजिया भी करते हुए नजर आते हैं। तो पहले हम आते हैं रियाज साहब के पास। रियाज साहब है, सबसे पहले तो आज साल का आखिरी दिन है, क्या कहेंगे? क्योंकि इस साल हमने बहुत से टूर्नामेंट्स खेले, क्रिकेट के, हॉकी के, बैडमिंटन के, आर्चरी के, दीगर और मुख्तलिफ खेल है उस पर भी हमने बहुत ज़्यादा शिरकत करते हुए दिखाई दिए इस साल। तो ओवरऑल आप क्या कहेंगे इस साल के हवाले से? देखें, ओवरऑल तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। मैं ये कहूँगा कि अगर आप तमाम ही खेलों का जायज़ा लें और अगर पहली बात आप क्रिकेट की करते हैं तो क्रिकेट का पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेला, ICC T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, मैं भी एशिया कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में भी इत्तेफाक से मौजूद था। इसी तरह से आप ये देखें, हॉलैंड में पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली, 3 मतलब वहाँ पे मैचेस हुए क्रिकेट के, इत्तेफाक से वहाँ भी मैं मौजूद था। और हॉकी में अजलान शाह टूर्नामेंट खेलने गए, फिर साउथ अफ्रीका गए। हॉकी की तरफ आए तो ज़ाहिर है अजलान शाह के मलेशिया गए, उसके बाद साउथ अफ्रीका गए। अजलान शाह में आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही। गुज़श्ता 5, 6, 7 साल में जो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही थी, अजलान शाह में आपने कम से कम तीसरी पोजीशन हासिल करके अपनी रैंकिंग में बेहतरी लेके आए। इसी तरह से दूसरे खेलों में भी देखें, अगर स्क्वॉश की तरफ देखते हैं, फुटबॉल की अगर बात करें तो उसमें हमें मायूसी इसलिए होती है कि 2 फेडरेशन थी और अब जाके मतलब उनके मामला सुलझे हैं, तो वो अब देखें आगे क्या होता है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से कोई प्लानिंग का फुकदान है, हमारे खेल और खिलाड़ी बर्बाद हो रहे हैं। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो हमने 7 टेस्ट मैचेस खेले इस साल और 7 में से हम 4 टेस्ट मैचेस हार गए और 3 टेस्ट जो थे वो बराबर रहे। तो मैं ही समझता हूँ कि परफॉर्मेंस जो है कतई तौर पे भी क्रिकेट के हवाले से अच्छी नहीं थी। फिर वर्ल्ड कप में आप लुढ़कते पुढ़कते अगर और मगर की बेसाखियों में हॉलैंड की टीम को आप दुआएं दें जिसने मतलब जनूबी अफ्रीका की टीम को शिकस्त दी, इसलिए कि आधे शायकीन जो बैरून मुल्क से आए थे सिर्फ पाकिस्तान का मैच देखने के लिए, मुझसे बहुत से लोगों की बात हुई, वो चले गए थे। बाद में जब हॉलैंड ने उसको हराया तो फिर पाकिस्तान की टीम जो है, लेकिन लोग पहले यकीन कर बैठे थे कि पाकिस्तान जो है फाइनल में नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये कुदरत का करिश्मा था, मुआवजा था, पाकिस्तान को फाइनल पहुंचाना था। लेकिन ये कि पाकिस्तान ने पहला मैच जो इंडिया के खिलाफ खेला, गो कि पाकिस्तान की टीम हार गई, अच्छा उसने मतलब ये मुकाबला किया। इसी तरह आपने जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आपने अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन जहाँ जहाँ आपको अच्छे खेल का मुजाहरा करना चाहिए था आप वहाँ खेल का मुजाहरा नहीं कर सके और वर्ल्ड कप जो आपको एक तरह से तश्तरी में मतलब ये कि मिल गया था, उस मौके से आपने फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन इसमें तो कुछ जो है हमारे अनफिट प्लेयर्स हो गए थे, इसकी बिना पर शायद हम थोड़ा सा जो है मायूस हो गए। वरना अगर हम देखें तो फाइनल में ओवरऑल हमारी कारकर्दगी गो के बैटर्स ने अच्छी नहीं दिखाई थी, लेकिन बॉलर्स की जान अच्छी कारकर्दगी थी। फिर शाहिनशाह आफरीदी अनफिट हो गए, शायद वहाँ से हमने पीछे की तरफ देखना शुरू कर दिया। बॉलर शायद स्कोर आपका इतना कम था कि सारा दबाव जो है ज़ाहिर है बॉलर मतलब स्कोर इतना ज़्यादा हो गया था, इतना कम था आपका कि हमारे बॉलर्स पे प्रेशर आ गया था। और इतनी मतलब देखिए कम स्कोर पे बॉलर जो है थोड़ी मतलब कि उसको कर सकते हैं, उन्होंने मेहनत ज़रूर की। आप ये सही कह रहे हैं कि शाहिनशाह आफरीदी अगर उस वक्त इंजरी उनको ना होती तो शायद हो सकता है कि रिज़ल्ट मुख्तलिफ होता। लेकिन आप ये भी तो देखें साथ में कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है। और हमारा जो ख़ास तौर से आसाब हैं, जब भी हम पे थोड़ा सा प्रेशर आता है तो हम अपने आसाब पे काबू नहीं रखते और अच्छा खासा जीता जिताया मैच जो है हम उसको गंवा देते हैं। आप ये देखें कि वर्ल्ड कप के दौरान आप मतलब ऐसी टीम से आपको शिकस्त हुई जिससे कि शिकस्त नहीं होनी चाहिए थी। तो ये सारी ऐसी चीज़ें, कमज़ोर टीमों से जब आप शिकस्त खाएंगे तो फिर आपके मतलब रह कुछ नहीं जाता। इसलिए कि बड़ी टीमों के खिलाफ तो आपको चैलेंज होता है, फाइट करनी होती है। तो होता यही कि जब आपके ग्रुप में कोई आपसे कम टीम है तो उनके खिलाफ आप एतमाद के साथ जीतें, और जब उन्हीं टीमों से आप हार जाएंगे तो एक प्रेशर इसमें मजीद भी बात करेंगे। मजहर अवान साहब के पास आते हैं। मजहर साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो इस साल हमारी कारकर्दगी रही है इस हवाले से जरा बता दें क्रिकेट में।
دیکھیں جی یہ تو سال ختم ہوا, اس میں بہت سارے نئے شیب و فراز دیکھے, اور جہاں تک کرکٹ کا تعلق ہے, کرکٹ جو ہے ہماری جو ہے نا آگے بڑھنی چاہیے تھی, مگر وہ کارکردگی ہم لوگ نہیں کر سکے, یا پاکستان کرکٹ بورڈ یا سلیکٹر جو بھی نیا سٹرکچر لے کر آئے تھے عمران خان کے زمانے میں, اور اس کے بعد جو ہے رمیز راجہ صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا. ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہے نا اس سال جو ہے رمیز راجہ صاحب ایک ایسے کرکٹر آئے ہیں جو پاکستان کرکٹ کھیلا ہے, پاکستان کے کیپٹن بھی رہے ہیں, کا پاکستان کرکٹ کو جانتے ہیں, گراس روٹ لیول کو جانتے ہیں, کلب کرکٹ کھیلتے ہوئے آئے ہیں, اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کھیلے ہیں, ڈپارٹمنٹ کھیل کے وہ پاکستان ٹیم میں آئے. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے جتنے بھی آرگنائزر تھے, جتنے بھی کرکٹ کرنے لوگ جو ہے نا کر رہے تھے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رمیز راجہ صاحب جو ہے بہتری کریں گے, مگر جس طریقے سے انہوں نے آ کے جو ہے وہ کرکٹ کو جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر سکے جو ہم لوگ ڈلیور کرنا چاہیے تھا. کیونکہ جو ہے دیکھیں ہر ایک جو ہے نا جو نامولود کرکٹر ہوگا یا نامولود وہ بندہ ہوگا جو کرکٹ کو تھوڑا بہت جانتا ہوگا, تو اس سے بھی اگر پوچھیں گے تو ہماری جو ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ کہلاتی ہے جی ہماری ڈومیسٹک سٹرکچر اور اس کے ساتھ ڈپارٹمنٹ. جب ایک پلیئر کو آپ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے 15-16 سال کا 18 سال کا, وہ جب کرکٹ کھیلنا سٹارٹ کرتا ہے اس وقت اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اس کے ماں باپ بہن بھائی جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ چلا جاتا ہے 24-25 سال کی عمر میں, تو اس کو ظاہری بات ہے پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے, اس کو گھر پہ بھی دینا ہوتا ہے. ہمارے ملک کے ایسے حالات نہیں ہیں یا ایسا سٹرکچر نہیں ہے کہ جو ہے ہم جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ ہم کو جو ہے سپورٹ کرے اور ہم جو ہے نا آگے نکل جائیں. تو اس کو یقینی طور پر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ ایک ایسا سہارا تھی اور ایسی چیز ہے جو کہ اس کو سہارا دیتی ہے اور وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے آگے نکل جاتا ہے پاکستان ٹیم تک. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے نا پاکستان کرکٹ میں سارے کے سارے لڑکے جو ہے وہ آ جائیں اور سارے پاکستانی کھیل جائیں. ہزاروں لڑکے کھیلتے ہیں, ہزاروں لڑکوں میں ان کو 20-25 لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اوپر آتے ہیں اور پاکستان کرکٹ میں شامل ہو جاتے ہیں. ہم نے جو ہے جس طریقے سے جو ہے نا کرکٹ پیچھے کی طرف گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ ہماری جو ہے نا بہت پیچھے چلی گئی ہے. ہمارے پاس جو ہے رمیز راجہ صاحب جب یہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے اس دن یاد ہے اچھے طریقے سے کہ آپ نے سوال کیا کہ جو ہے وہ آپ نے یہ سوال کیا کہ جو ہے وہ جو جونیئر پریمیئر لیگ ہے یہ کیسی ہے. تو میں نے آپ کو اس وقت بتا دیا تھا کہ جونیئر پریمیئر لیگ جو ہے یہ پاکستان کے لحاظ سے کیا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں نہ تو کھیلی جائے گی, یہ پاکستان لیکن مزید صاحب اس جونیئر لیگ کا ایک فائدہ ضرور ہوا, جو موجودہ اس وقت جو ہے چیف سلیکٹر ہے بم آفریدی, وہ انہی جونیئر لیگ سے جو ہے پلیئرز جو ہے پاکستان کو دستیاب کرتے ہوئے نظر آئے. 6 پلیئرز اس وقت پاکستانی اسکواڈ میں اس جونیئر لیگ کے موجود ہیں جو ڈریسنگ روم شیئر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ. دیکھیں اس سے جتنا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے تھا, کیونکہ ہم نے اپنا سٹرکچر دیکھنا ہے. ہمارے پاس دیکھیں اس وقت ہمارے پاس جو ہے نا جو ہماری جو ٹیم نظر آ رہی ہے وہ T20 کی ہی ٹیم نظر آتی ہے. دیکھیں اس وقت آپ کو کتنی بڑی سٹرگل کرنی پڑ رہی ہے پاکستان کرکٹ میں. آپ کے پاس ٹیسٹ میں جو ہے نہ تو آپ کے بیٹسمین ہے, نہ آپ کے پاس بالر ہے, نہ آپ کی ٹیم ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی ملک جو ہے نا فاسٹ بولنگ کا اگر شعبہ دیکھیں تو وہاں تو مظہر صاحب ہمارے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی فاسٹ بالر وہ زیادہ تر انجرڈ ہو چکے ہیں, تو یہ پریشانی ہمیں شاید فاسٹ بولنگ کے شعبے میں آئی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں, آپ کے پاس جو ہے نا آپ کیا کسی ایک بالر کے اوپر جو ہے نا پورا پاکستان ٹیم کو ڈیپینڈ کر رہے ہیں. آپ کے پاس تو پلیئر کے پیچھے پلیئر لگا ہونا چاہیے. لیکن پلیئر کے پیچھے پلیئر جو جتنے بھی فاسٹ بالر آئے سبھی انفٹ ہوتے ہوئے مظہر صاحب نظر آئے. شاہین شاہ آفریدی کی بات کر لیں, اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نسیم شاہ انفٹ ہوئے, پھر حارث رؤف انفٹ ہوئے, تو لائن ہمارے پاس انفٹ کی تو لگی ہوئی ہے. دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے اتنا بڑا جو ہے نا اسٹاف رکھا ہوا ہے, آپ نے NCA ہے اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں. تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے, ڈاکٹرز کیا کر رہے تھے. آپ نے جو ہے شاہین آفریدی کو کیا کیا کہ آپ نے انجرڈ لے کر گئے اور اس کو کھلاتے رہے, تاکہ جو ہے نا اس کو کھلاتے رہے تاکہ ہماری جو کمزوریاں وہ سامنے نہیں آئیں. دیکھیں آپ جب تک میں سارے لوگوں آپ کی ایک ہی چیز جو ہے نا کروں گا کہ جب تک آپ کا ڈومیسٹک سٹرکچر صحیح نہیں ہوگا, جب تک آپ کی ڈومیسٹک اور ڈپارٹمنٹ بحال نہیں ہوں گے اور کرکٹ نہیں ہوگی, اس وقت تک آپ پاکستان ٹیم کے اندر جو لائن جو آنی ہے وہ جو ہے نا اس کو سپلائی لائن ہماری کٹی ہوئی ہے. جب تک ہمارا ڈومیسٹک اور کلب لیول اور کلب کرکٹ جو ہے اور اس کے بعد جو ہے نا قائد اعظم ٹرافی
جو ہے نا نہیں ہوگی صحیح طریقے سے. جس طریقے کی پچز ہم دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا ہم اتنے پیچھے چلے گئے, ہمیں پچز بنانی نہیں آ رہی. ہمارے جو ہے نا فاسٹ بالر, آپ نے فاسٹ بالر دیکھیں, فاسٹ بالر اتنے برے نہیں ہیں جتنے کہ ہم لوگوں نے کل دیکھیں. امیر حمزہ کو آپ نے میچ کھلایا, آپ نے اس کے بعد پچ کیسی بنا کے دی ہے, اس کے اوپر نہ تو سوئنگ ہو رہی ہے, نہ بال اوپر آ رہا ہے, نیچے آ رہا ہے, کچھ سلسلہ سمجھ. دیکھیں ہر ملک کے, کوئی بھی ملک کسی بھی ملک میں ٹریول کرتا ہے تو اس ملک کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی پچز بناتے ہیں. وہ اپنی اسٹرینتھ دیکھتا ہے, اسٹرینتھ دیکھ کے اس کے بعد وہ پچز بناتا ہے. اگر آپ کے پاس جو ہے اسپن بہت اچھا ہے تو آپ کو اسپن وکٹیں بناتے ہیں تاکہ آپ نے ٹیم کو جیتنا ہے. اگر آپ کے پاس فاسٹ بالر اچھے ہیں تو آپ نے فاسٹ بالر کے لیے جو ہے نا پچز بنانی ہے تاکہ وہ جو ہے نا ٹیم جو ہے جیت سکے. یہاں پر تو ہمارے پاس ان کو جتنے بھی ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے, نہ ان کو یہ پتا کہ ہمارے پاس فاسٹ بالرز کی اسٹرینتھ ہے, نہ ان کو پتا ہے اسپنر کی اسٹرینتھ. بالکل پچز کی بات ہو رہی ہے, ریاض صاحب کے پاس آتے ہیں. ریاض صاحب, آج شاہد خان آفریدی نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا دورہ کیا اور وہاں پر وہ باقاعدہ طور پر کیوریٹر سے بھی ملے اور انہوں نے ایک شاید ایڈوائز بھی دی ہے کہ تھوڑی سی باؤنسی وکٹیں ضرور بننی چاہیے. جب وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے تو میڈیا سے سوالات کے جب انہوں نے جواب دینے شروع کیے تو سب سے اہم امپورٹنٹ سوال جو ہے پچز کے حوالے سے ہی ہو رہا تھا. تو انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ آپ کو دوسرے ٹیسٹ کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی باؤنسی وکٹیں ضرور نظر آئیں گی. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں شہزادہ, یہ تمام چیزوں کے فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ تو ظاہر ہے بند کمرے میں ہوئے ہوں گے, اور جو کچھ انہوں نے سامنے کہا ہے اس میں بھی تھوڑی بہت حقیقت ہے کہ انہوں نے اسی وقت کیوریٹر سے آپ نے کہا کہ ملاقات ہوئی, وہاں گئے, پچ کو دیکھا. پچ کو دیکھنا تو کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ایک باقاعدہ ان کا جو بھی 2-4 لوگوں کا تھنک ٹینک ہوتا ہے وہ باقاعدہ فیصلہ کرتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جس پچ پہ پہلا ٹیسٹ ہو گیا وہ ڈرا ہو گیا, اب اس پچ پہ میچ نہیں ہوگا. یہ برابر والی رائٹ یا لیفٹ کسی بھی پچ پہ ہوگا, اس لیے کہ تین وکٹیں تیار کی گئی تھی اور اب جو لیفٹ والی وکٹ ہے اس پہ میچز ہونے ہیں. کرکٹ دنیا بھر میں بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے, اور وکٹوں چونکہ آج کا یہ جدید دور ہے, لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اب تو 5 دن کا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ 3-3.5 دن میں ایک اسٹائل ہو گیا, کم و بیش جو اب ایوریج نکل رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ 3-3.5 دن میں یہ ختم ہو جاتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. اس لیے کہ 5 دن تک ایک طویل مطلب یہ فارمیٹ ہے آج کے جدید اور ترقی یافتہ. لیکن حسن تو یہی ہے 5 دن ٹیسٹ کرکٹ کا. ریاض صاحب نہیں, وہ تو اپنی جگہ بات صحیح ہے. دیکھیں اگر کسی آپ نے کرکٹ کے پلیئر کو جج کرنا ہے اس کی کیپیبلٹی اور اس کی کیپیسٹی کا یہ کتنا بڑا پلیئر ہے تو وہ تو ٹیسٹ سے ہی ناپا جائے گا, ٹیسٹ میں جو اس کی پرفارمنس ہوئی. کیونکہ دیکھیں اصل کرکٹ تو ہے ہی ٹیسٹ, یہ ون ڈے اور جیسے T20 یہ تو پاپ میوزک کی طرح ہے. T20 اس میں تو کوئی آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی, بس یہ کہ آپ نے بورڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آنکھ بند کر کے لگا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا بہت مطلب ہے کہ آپ کی چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں, لیکن یہ تو ایک انٹرٹینمنٹ کرکٹ ہے. انٹرٹینمنٹ کرکٹ نہیں ہے. اصل ٹیسٹ کرکٹ تو آپ نے صحیح کہا, وہ تو ٹیسٹ ہے, وہی ایک معیار ہے کرکٹر کو جانچنے کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آج کا زمانہ ہے اس میں پچز جو ہیں بڑی سینسیٹیو مطلب وہ اختیار کر گئی ہیں, اور بڑا آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں بڑا کرٹیزم ہوتا ہے. ایون آسٹریلیا میں ابھی ایک پچ تھی تو اس کو بھی امپائر نے اس پہ بینڈ لگا دیا, اس لیے کہ اس کے ڈی میرٹ پوائنٹ زیادہ ہو گئے تھے. اور اب ہمارے پنڈی کے جو اسٹیڈیم ہے اس کی ڈی میرٹ پوائنٹ 2 ہو گئے ہیں, ایک آسٹریلیا کے خلاف تھا اور ایک انگلینڈ کے خلاف ڈی میرٹ پوائنٹ ملا ہے, اس لیے کہ وکٹوں پہ مطلب رنز کے انبار لگ گئے, ڈیڈ وکٹ گو کے وہاں پہ نتیجہ نکل آیا. اچھا, جب رمیز راجہ نے مطلب یہ کہ یہ چیئرمین پی سی بی کے بنے تھے, انہوں نے وہ اس منصب پہ فائز ہوئے تھے, تو انہوں نے سب سے پہلے یہی مطلب ظاہر کیا تھا کہ ہم آسٹریلیا سے ڈراپ ان پچز یہاں پر لے کے آئیں گے. تو دیکھیں جو بھی مطلب پی سی بی کا چیئرمین آتا ہے اس کے ایک پلان ہوتے ہیں, اور ہمیں صاحب اس پہ پچز پہ مزید بھی بات کریں گے. اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں. وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی ریاض صاحب اور مظہر صاحب سے کہ پچز کے حوالے سے کہ اب کیسی وکٹیں تیار ہونی چاہیے, تو آج شاہد آفریدی نے جس طرح دورہ کیا نیشنل اسٹیڈیم کا, انہوں نے باقاعدہ طور پر میڈیا سے جب بات کی تو انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ پچز جو ہے تھوڑی سی باؤنسی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی دوسرے ٹیسٹ میچ کے اندر. ہم نے پچز پہ بھی بات کر لی, کھلاڑیوں کے حوالے سے بھی بات کر لی, اب تھوڑا سا بات کر لیں سابقہ چیئرمین رمیز راجہ اور موجودہ جو چیئرمین ہے نجم سٹی کے حوالے سے. ریاض صاحب کیا کہیں گے ان دونوں کے حوالے سے, کیونکہ کتنا فرق دونوں میں اب دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہمارا مطلب ایک ایسا کلچر مطلب بن گیا ہے پاکستان کا کہ ہم جانے والے شخص کی مطلب ہر طرح سے اس کی تنقید بھی کرتے ہیں, اس کی برائی بھی کرتے ہیں, اور سارا ملبہ جو ہے اس پہ ڈال دیتے ہیں.
गो के जितने भी जाने वाले हैं इससे पहले जो गया, ये तो रमीज़ राजा जो 35वें चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और अब नजम सेठी साहब जो हैं 36वें। कहने का मकसद ये है कि अगर आप दोनों का, जैसा आपका सवाल है कि तकाबली अगर जायज़ा लिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब रमीज़ राजा बहैसियत चेयरमैन आ रहे थे तो हमें ये पता था कि वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, क्रिकेटर हैं, साबिक अच्छे क्रिकेटर हैं, फिर कमेंटेटर हैं, दुनिया भर में उनका आना जाना है, दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स के लोगों से और क्रिकेटर से उनका इंटरेक्शन है, बात करना वो जानते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए चीज़ फ़ायदेमंद होगी। लेकिन रियाज साहब, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि गैर मुल्की टीमों को लाने में बड़ा हाथ रमीज़ राजा का था। अच्छा देखें, यही नहीं था, देखें दो चीज़ें तो थी उनके ज़माने में कि एक तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट उनके ज़माने में बंद हुई, और दूसरे जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, यकीनन वो एक तकलीफ दे मरहला था जो ख़त्म हुआ, लेकिन ये उनकी पॉलिसी नहीं थी। ये तो एहसान मानी के ज़माने से आप उस पैटर्न पे चल रहे थे। वो उसकी इब्तिदा उस वक्त हो गई थी जब एहसान मानी थे, जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म की गई थी। ये तो आज से कई साल पहले की बात है। क्रिकेट में, हॉकी में तो टीमें अर्ली 90s में ख़त्म हो गई थी, और दूसरे इदारों में भी, ये बहुत पहले की बात है। लेकिन अगर हम दोनों का तकाबली जायज़ा लें तो हम ये कहेंगे, देखें हर दौर में जो भी मतलब चेयरमैन होते हैं, अब जैसे नजम सेठी साहब हैं, नजम सेठी साहब का जो सबसे अच्छा कारनामा है कतनज़र के इस बात के कि किसी की सियासी वाबस्तगी क्या है, वो एक, हम तो स्पोर्ट्स मैन हैं, हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे कि जब वो लास्ट टाइम चेयरमैन थे तो उन्होंने PSL को दुनिया भर में परवान चढ़ाने में बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा किया। इसकी हमें तारीफ़ करनी चाहिए। गो कि ये PSL वो वाहिद मतलब लीग थी दुनिया की जिसकी 2 मरतबा लॉन्चिंग सेरेमनी हुई, एक मरतबा ज़का अशरफ साहब के ज़माने में और एक मरतबा नजम सेठी साहब के ज़माने में। आप ये देखें कि एजाज़ भट्ट के ज़माने से, और मज़हर साहब इस चीज़ को समझते होंगे, जानते होंगे, और दूसरे शहरियार के ज़माने में भी मतलब लीग की आवाज़ें आ रही थी, इसको प्लान कर रहे थे। तो ये काम जो था एजाज़ भट्ट के ज़माने से शुरू हो गया था, लेकिन फाइनली ये है कि नजम सेठी साहब ने अपने दौर में इसको परवान चढ़ाया, और दुनिया भर में हमने एक अपनी प्रोडक्ट को बेहतर अंदाज से पेश किया, और एक दुनिया भर से एक सॉफ्ट इमेज से मतलब पैदा हुआ, जिसके नतीजे में इंटरनेशनल प्लेयर जो है पाकिस्तान आए। और अब बॉटम लाइन ये, और एक अच्छी बात ये है कि इस वक्त जो है दुनिया भर की बड़ी बड़ी क्रिकेट टीमें पाकिस्तान आना शुरू हो गई हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है। ये तो नजम सेठी साहब के हवाले से। लेकिन अगर आप रमीज़ राजा के हवाले से देखें, सिर्फ आप मतलब दो चीज़ें उसमें से निकाल दें, एक तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट की थी और जो एक डिपार्टमेंटल क्रिकेट मतलब ख़त्म हुई है, वो उनके पहले से प्लान चल रहा था। लेकिन जब रमीज़ राजा साहब आए तो हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ड्रॉप इन पिचेस जो ऑस्ट्रेलिया से मंगवानी थी और वो नहीं ला सके, तो यहाँ तो वो फेल हो गए। अव्वल तो उनको ये बात करनी नहीं चाहिए थी कि इसमें अगर करोड़ों रुपये लगेंगे और आप एक काम नहीं कर सकते, तो आपको कहना नहीं चाहिए था, ये ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने जो आपके जो साबिक खिलाड़ी हैं उनकी पेंशन में उन्होंने इजाफा किया। उसके साथ साथ जो, जैसा आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें यहाँ से वापस चली गई थी, उनको दोबारा लाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो तो आती 2 साल के बाद, 1 साल भी आती, लेकिन जो उन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया कि उनको जल्दी उनको आमादा किया, और मतलब बाकायदा उन्होंने बात की, और उसके नतीजे में वो यहाँ पे आए। तो हमें जो है ना, जो लोग चले जाते हैं एकदम से उनकी मतलब बुराई नहीं करनी चाहिए। देखिए दुनिया के हर शख्स में, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता है, अल्लाह ताला ने उसमें बहुत सारी बुराई की कोई बात नहीं, जो उन्होंने काम किया उसकी अच्छी बातों पे तो जरूर डिस्कस करते हैं, बुरी बातों पे अच्छी डिस्कस करते हुए नजर आएंगे हम। लेकिन एक बात शहजादा, जो उन्होंने मीडिया पर बैठ के मीडिया को लोगों पर जो तनकीद की ना, वो मैं ये समझता हूँ कि मुनासिब नहीं थी और उनके शायाने शान नहीं थी। उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। और जो इब्तिदा में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस निकलने के बाद की, आदमी फ्रस्ट्रेशन मतलब उसमें होती है, बड़े से बड़ा आदमी जब किसी मनसब से हट जाता है तो उसमें इस तरह की कैफियत पाई जाती है कि वो इस तरह से रिएक्ट करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रमीज़ राजा जितने पढ़े लिखे शख्सियत थे, हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने आते ही साथ तनकीद की। जबकि नजम सेठी साहब ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं ना तो रमीज़ राजा के खिलाफ कोई बात करूंगा और ना ही मतलब मैं उनको कमेंट्री से रोकूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मीडिया के खिलाफ जो रमीज़ राजा ने बात की वो नहीं करनी चाहिए थी, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर फेडरेशन ने भी इसकी मजम्मत की और उनसे कहा कि वो बयान को वापस ले। लेकिन इसका कतई तौर पर यह मकसद नहीं है कि आप मतलब हर जिम्मेदारी जो है पिछले अगर कोई चीज़ें खराब हुई हैं तो वो रमीज़ राजा पे डाल दें। मजीद भी बात कर लेते हैं नजम सेठी और रमीज़ राजा के हवाले से। मदर साहब, रमीज़ राजा जब मनसब पे फाइज हुए तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जब कराची का दौरा किया तो सबसे पहले वो बिजनेसमैनों के पास गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहले ही पैसा बहुत था, लेकिन वो फिर भी बिजनेसमैनों के पास गए, उनसे क्रिकेट के हवाले से बातचीत की, उनको आमादा किया कि मुख्तलिफ तर्ज पर जो है आकर काम करें आप पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। एक तो एक जानिब रमीज़ राजा साहब ये काम करते दिखाई दिए, दूसरी
जानिब अगर हम नजम सिटी की बात कर लें तो नजम सिटी ने बाकायदा तौर पर जब कराची का पहला दौरा किया चेयरमैनशिप संभालने के बाद, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सबसे अच्छी चीज ये नजर आई कि मीडिया के सवालात के जवाबात जो है बहुत बेहतर अंदाज में देते हुए नजर आए। एक जानिब मीडिया के हवाले से रमीज राजा पे नेगेटिव चीजें जा रही हैं, तो दूसरी जानिब पॉजिटिव चीजें उनके नजम सिटी के हक में भी जाती हुई दिखाई दी। फिर दूसरी तरफ देखें तो रमीज राजा साहब जो है 2019 के आइन को नाफिज किया, फिर नजम सिटी ने आकर जो है 2014 वाला आइन नाफिज कर दिया, जहां क्रिकेट की बेहतरी और डोमेस्टिक क्रिकेट की सबसे ज्यादा बेहतरी नजर आ रही थी, जहां से क्रिकेटर्स निकल कर आ रहे थे। दूसरी जानिब रमीज राजा ने जो इकदाम किए थे उससे क्रिकेटर्स पर समझ लें एक तरह से बैन लगता दिखाई दे रहा था। तो दोनों में आप किस तरह फर्क देखते हैं? बहुत जो ना ऑलरेडी जो है बड़ा अच्छी जो है बात कर चुके हैं। मैं ये समझता हूँ, देखें जी, हमारी तरफ से जो ना रमीज राजा आए, हमारी तरफ से नजम सेठी साहब आए, या कोई भी आए, उसको क्रिकेट के लिए काम करना चाहिए और वो क्रिकेट का हैज़ ए चेयरमैन आता है तो उसको चाहिए कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए करे। क्रिकेट की बेहतरी से मकसद ये होता है कि क्रिकेट के प्लेयरों के लिए काम करे, और दूसरी बात ये कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट किस तरीके से फले फूलेगी उसके लिए काम करे। पाकिस्तान के पास एक बार ये खेल रह गया है जिसके ज़रिए हमारा नाम जो है दुनिया में कहीं ना कहीं जो है ना नाम लिया जाता है। रमीज राजा साहब जब एहसान मानी साहब अभी बात कर रहे थे कि उन्होंने आए और वो पहले से जो है वो 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नाफिज किया, तो जब ये रमीज राजा साहब आए थे तो उस वक्त जो है ना सब लोग ये खुश थे कि जो है ना ये क्रिकेटर हैं और जो है ना इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट और जो है जिसी से मैंने पहले बात की है कि वो जो है डिपार्टमेंट क्रिकेट खेल चुके हैं, उनसे उनको अच्छे तरीके से पता है कि बच्चों का क्या मसले मिसाइल, क्रिकेटर के क्या मसले मिसाइल हो। जब तक आप जो है आपका चूल्हा और आपका घर का जो है ना किचन जो है सेफ होगा तो तभी वो मेंटली तौर पर जो है आगे क्रिकेट खेल सकता है। और अगर वो ऑलरेडी जो है वो पहले से ही अपने वो यहाँ ग्राउंड में है और उसको जो है ना उसके जहन में टेंशन हुई है कि मेरे घर पे आज क्या पका क्या नहीं है, तो इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। देखिए रमीज राजा साहब को सबसे पहले जिस तरीके से आए थे हर बंदा ये सोच रहा था कि जो है ना 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना बहाल कर देंगे जिससे जो है डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल हो जाएगी, उसके बाद जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट बहाल हो जाएगी, उसके बाद जो है क्लब क्रिकेट जो रुकी हुई थी। देखें जी जो कोई भी आए हमारी तरफ से आपने जो भी नया सिस्टम लेकर आना है उसको पहले आप होमवर्क पहले आप करें, उसके बाद जब आप जो है ना एक चीज को ब्रेक करते हैं, जब आप रोकते हैं तो दूसरी चीज को आप फौरन नाफिज करें, ताकि जो है जो लोग जो है ना जो सफर कर रहे हैं, जो इस चीज से ताल्लुक रखने वाले प्लेयर हैं, जो सारी चीजें हैं वो सफर ना करें। 4 साल में आप देखें कि आपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल ही नहीं कर सके, आपने क्लब क्रिकेट को बिल्कुल। इस क्लब क्रिकेट के हवाले से मजीद भी मजहर साहब आपसे बात करेंगे। रियाज साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब, क्रिकेट बहुत अगर देखें तो हम क्लब क्रिकेट जो है रमीज राजा के दौर में बिल्कुल खत्म हो गई, फिर स्कॉटनी के मामला चल रहे थे, बहुत सी चीजें उनके दौर में उठती दिखाई दी है। अब निजाम थोड़ा सा बेहतर हो गया है, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए एक दरवाजे शायद खुलते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखें इसमें तो कोई शक नहीं कि रमीज़ राजा के दौर में जो क्लब क्रिकेट जिस तरह से ख़त्म हुई और जिस तरह से क्लब की स्क्रूटनी की गई वो एक बहुत ही मतलब गलत इकदाम था। और जो ज़ाहिर है मैंने तो ये देखा, हम कराची के हवाले से बात करेंगे, वो क्लब जो 20-20 सालों से खेल रहे हैं। और देखें कराची का जो तरीके मतलब इस वक्त जो डायनेमिक है, आप ये देखें कि इतना कंजस्टेड शहर हो चुका है और जो पहले मैदान हुआ करते थे वो मैदान सुकड़ गए और मैदानों की कमी हो गई है। तो अब तो ये है कि एक मतलब इस ग्राउंड पे 3-3, 4-4 क्लब खेलते हैं। तो ये जो बड़ी चीज़ें गलत थी कि जी आप दिखाएं कि आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं और कहाँ नहीं करते, आपके पास ग्राउंड है या नहीं हो। तो मेरे ख्याल से इतना सख्ती नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ा सा रिलैक्सेशन होना चाहिए था और ये चीज़ें बड़ी गलत थी। फिर ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट यकीनन ख़त्म हो गई थी, फिर ये कि जॉब और कैरियर ख़त्म हो गया था। तो ये चीज़ें उस दौर में मतलब थी, अलार्मिंग थी, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्लब क्रिकेट जो है उसकी बड़ी अहमियत है। जितना आप मतलब एक क्लब क्रिकेट को परवान चढ़ाएंगे उतनी ही क्रिकेट आपकी जो है वो फ्लोरिश करेगी, अच्छी होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्लेयर मिलेंगे। तो ये तो एक फुकदान था। लेकिन अगर आप अब आ जाएं तो आप शकील शेख जो इस वक्त मैनेजमेंट कमेटी में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो वो मैं समझता हूँ कि वो
یہ گراس روٹ لیول پہ ساری چیزوں کو جانتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ ان کے پاس وقت بھی ہے, اور جس طرح سے آوازیں اٹھ رہی تھیں کلبوں کی جانب سے کہ ان کو ان کا حق نہیں مل رہا اور ان کو مطلب مواقع نہیں مل رہے, تو میرے خیال سے شکیل شیخ صاحب اس چیز کو سمجھتے ہیں, وہ کریں گے. دوسرے یہ کہ میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اب اس وقت تبدیلیاں تو ہو رہی ہیں, اور تبدیلیاں ایک مناسب حد تک اچھی بات ہے, لیکن کسی کی خواہش پر کوئی بڑی تبدیلیاں جو ہے نہیں ہونی چاہیے. اگر اس طرح سے ہوں گی تو یہ ایک روایت بنے گی, پھر جب کوئی دوسرا آئے گا تو وہ بھی اس طرح سے بالکل روایت بنتی جائے گی. تبدیلیاں ہونی چاہیے میرٹ کی بنیاد پہ. مظہر صاحب میرٹ کی بنیاد پہ تبدیلیاں ہونی چاہیے. جس طرح بم آفریدی نظر آئے, اس کے ساتھ راؤ افتخار نظر آئے, اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو ہارون رشید کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس وقت بالکل ایک نئی سلیکشن کمیٹی آئی ہے, نئی سوچ کے ساتھ آئی ہے. دراصل یہ جو پلیئر جو ہیں یہ ابھی کرکٹ سے ابھی ریٹائرڈ ہوئے ہیں, زیادہ ان کو عرصہ نہیں ہوا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا ان کو انٹرنیشنل کرکٹ کا اور جو ہے جو کہ نئی کرکٹ کا تجربہ ان کو ہے کہ نئی کرکٹ کس طریقے سے کھیلی جا رہی ہے اور کس طریقے سے دنیا جو ہے اس وقت جو ہے کام کر رہی ہے. تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, اور جو ہے جس طریقے سے شاہد افریدی جو ہے آئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں, جو ینگسٹرز جو ہے وہ ٹیم کے اندر انڈکٹ کیے ہیں, ٹیم کے اندر انڈکٹ تو نہیں کیے مگر یہ کہ آپ کا جو ہے ڈریسنگ روم شیئر کیا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں سب سے بڑا جو ہے نا المیہ یہی ہے کہ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ میں بیچ میں گیپ بہت زیادہ ہے. تو جب وہ قائد اعظم ٹرافی کھیلنے کے بعد جو ہے جب وہ انٹرنیشنل ٹیم میں آتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو 3 لڑکے جو ہے جس طریقے سے جو ہے ٹیم کے اندر ڈریسنگ روم کے اندر انہوں نے کیے ہیں اور شیئر کیے ہیں, اس طریقے سے جو ہے نا وہ ان کو ایک جو ہے ان کا مائنڈ بھی کھلے گا, اور وہ جو ہے تھوڑے سے ان کو یہ سمجھیں گے, کچھ پتہ چلے گا کہ بھائی انٹرنیشنل کرکٹ کس طریقے سے کھیلی جاتی ہے, انٹرنیشنل پلیئروں سے کس وہ ان سے ملے گا. ان کا یہ چیزیں بہت اچھی جو ہے نا کی گئی ہیں. مگر ایک چیز یہاں پر جو ہے نا دیکھیں, جب تک آپ کا یہ ابھی میں دوبارہ ایک سوال آپ نے کیا تھا, تو جہاں تک جو ہے نا جو اسکوٹنی کا سلسلہ تھا, جس طریقے سے کرکٹ کو برباد کیا گیا, اس کے بارے میں تھوڑا سا ٹائم آپ سے لوں گا. دیکھیں کرکٹ جو ہے اسکوٹنی جو ہے کسی آڈٹ کمپنی سے نہیں کرائی جا سکتی. آڈٹ کمپنی جو ہے وہ بینک کا تو جو ہے آڈٹ کر سکتی ہے, کسی کارپوریشن کا تو آڈٹ کر سکتی ہے, اس کو یہ تو نہیں پتا کہ وہ جو ہے کرکٹ جو ہے نا کرکٹ کے کس طریقے سے کرکٹ ہوتی ہے. جس طریقے سے کہا گیا کہ گراؤنڈ آپ یہ جو ہے پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ کو نے ایک چیز یہ رکھی کہ آپ جو ہے ہمیں گراؤنڈ بتائیں, آپ نے کہاں پر جو ہے نا آپ نے جو ہے نا کرکٹ کھیلنی ہے, کیا آپ نے ہمیں گراؤنڈ دیے ہیں؟ ہم تو جو ہے نا سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کے پاس جو 6 گراؤنڈ تھے وہ بھی واپس لے لیے. تو جو ہے نا گراؤنڈ ہمارے پاس نہیں ہے, اور ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گراؤنڈ دیں. کیا کلب کیا کرکٹ کے لیے گراؤنڈ خریدیں؟ کیا جو وہ منطق. لیکن مظہر صاحب 2014 کے آئین بحال ہونے کے بعد تو اب تو بہت سی چیزیں آ گئی نا, دیکھیں کرکٹ بھی واپس آ گئی. دیکھیں ہم یہ چاہ رہے تھے, دیکھیں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کرکٹ کو آسان کریں, کرکٹ کو کمپیوٹر پہ نہ کریں, کرکٹ کو آپ کاغذوں پہ نہ کریں, آپ کرکٹ کو گراؤنڈ پہ لے کر آئیں. کرکٹ جو ہے گراؤنڈ میں کھیلی جاتی ہے, اور بچے جو ہے نا گراؤنڈ سے جو ہے نا نکلتے ہیں اور پاکستان ٹیم میں جاتے ہیں. یہ بہت خوش آئند بات ہے جس طریقے سے نجم سیٹھی صاحب آئے اور انہوں نے آ کر جس طریقے سے جو ہے اقدام کیے. انہوں نے فوراً آ کے یہ بول دیا کہ ٹھیک ہے جی کلب کرکٹ بھی بحال ہو جائے گی, جو اسکوٹنی کا سسٹم ہے وہ بھی ختم ہو گیا. جس طریقے سے 50 سال پرانے کلب جس طریقے سے ان کو ختم کیا گیا, بوگس قرار دے دیا, یہ ہمارے لیے بہت بڑی بےعزتی, جو کلب کرکٹ چلانے والے لوگ تھے ان کے لیے بہت بڑی بےعزتی. جو کرکٹ ختم ہو گئی تھی, آرگنائزر ختم ہوتے جا رہے تھے, اور جس طرح فیصلے ہوتے جا رہے تھے کرکٹ کو ختم کرنے کے لیے, وہ باقاعدہ طور پر نجم سیٹھی نے دوبارہ آ کر جو آئین بحال کیا 2014 سے, اس سے ایک خوشی کی لہر جو ہے آرگنائزر کے اندر دوڑتی ہوئی نظر آئی. اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں.
बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी कि क्रिकेट में किस तरह का आइन होना चाहिए और जिस तरह का आइन अब बहाल हुआ दोबारा 2014 का, तो उससे क्रिकेट बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दी। अब से कुछ देर पहले अभी एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इजलास लाहौर हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुआ है, जहां पर बहुत से फैसले खासकर किए गए हैं। तो इसी हवाले से थोड़ी सी विवाद भी कर लेते हैं। बहुत सी कमेटियां भी बनाई गई हैं, 12 कमेटियां इस वक्त बनाई गई हैं। तो इस पर मजीद मजहर साहब से भी बात करें। मजहर साहब क्या कहेंगे, जिस तरह अभी इजलास खत्म हुआ है, 12 कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं और एक अच्छा फैसला नजर आ रहा है, और खासकर एसोसिएशन के हवाले से भी बड़ी बातें होती दिखाई दी, सिटी क्रिकेट के हवाले से भी जो है इसमें बहुत ज्यादा बातें होती हुई इजलास में दिखाया दिया, तवील बहस भी हुई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अभी जो इजलास ख़त्म हुआ है, ये एक था कि जारी बात है 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने बहाल करना है, जो सारी चीज़ें जो बिखर चुकी थी उसको दोबारा से बहाल करने के लिए इनको जो है ना काफ़ी सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 4 साल का जो 4 साल में जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई हैं, जो कि डिपार्टमेंट्स बंद हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, उनको दोबारा से रीशेड्यूल करने के लिए आपको टाइम चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी जो है जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये हम सबसे पहले तो ये चाहेंगे कि किसी भी तरीके से जिस तरीके सिटी क्रिकेट एसोसिएशन है इनको जो जाहिर बात एडॉक लगाएंगे, जो भी लगाएंगे वो लगा के इस काम को जो है ना स्टार्ट करें, ताकि जो है ना क्रिकेट जो है वो रीजन में भी स्टार्ट हो, डिस्ट्रिक्ट में भी स्टार्ट हो। जिस तरीके से क्लब क्रिकेट जिससे बंद की गई थी उस तरीके से क्रिकेट जो है स्टार्ट हो। तो हम ये चाहेंगे कि जो है ये अच्छा, सबसे बड़ी बात ये हम ये चाहेंगे कि जो यहाँ पर जो है जाहिर बात है जब लोग आते हैं, नए लोग आते हैं और वो अपने मनपसंद लोग जो है वो किसी भी तरीके से जो है उसको लेकर आ जाते हैं। हम ये चाहेंगे कि जो है ना जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के जो स्टेक होल्डर है, जो इस वक्त क्रिकेट को पिछले 4 साल से जिंदा रखा हुआ है, उस अपने स्ट्रक्चर में शामिल करें और शामिल करके जो है उनसे मशवरा लें। सारी बात है, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, कराची का एनवायरनमेंट और कोयटा का कुछ और है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ है। तो हम ये चाहेंगे कि जो है नजम सेठी साहब जो हैं और जो इनके साथ जो कमेटी में जितने भी लोग शामिल हैं वो कम से कम जो है उन लोगों को ज़रूर शामिल करें जो कि इस वक्त जो है सिटीज़ के अंदर जो है स्टेक होल्डर है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि ना देखें, क्रिकेट उसी वक्त बहाल होगी जब तक आप ना सिटी क्रिकेट एसोसिएशन को बहाल करेंगे। या तो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का बहाल उसी से हो सकती है जब आप यहाँ पर सारी बातें अब तो उन्होंने एक चीज तो क्लियर कर दी है बदर साहब की, सिटी क्रिकेट के हवाले से भी दीगर उमूर पर भी बात हुई और इसे पे मजीद भी बात करेंगे। इस इजलास के हवाले से सबसे अहम इजलास में एक फैसला हुआ है रियाज साहब कि जो जूनियर लीग मुनक्किद की गई थी उसको बाकायदा तौर पर अब बंद कर दिया गया है। इस इजलास में अहम फैसला, शायद यही सबसे बड़ी खबर है आज की। देखिए शहजादा, उसकी जो बुनियादी वजह बंद करने की है वो ये है कि जितनी भी फ्रेंचाइज थी उनको किसी ने अडॉप्ट नहीं किया था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है खुद ही मतलब उस अडॉप्ट करके उसको चला रहा था। तो ये एक महंगा प्रोजेक्ट था, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक महंगा प्रोजेक्ट था और उस वक्त तक अगर इसकी फ्रेंचाइज सामने नहीं आती जो इसको अडॉप्ट करती तो वो पाकिस्तान को उसके क्रिकेट बोर्ड को उसका लॉस होता। तो उन्होंने मेरे ख्याल से इस चीज़ को देखते हुए जो इसको ख़त्म किया। लेकिन आप ये देखें कि पहली ही जूनियर लीग हुई, क्योंकि उसमें पैसा लगा, लेकिन पहली जूनियर लीग उससे आपने 6 खिलाड़ी जो ये नई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसकी सिलेक्शन कमेटी ने लिए, तो इसका मतलब है कि एक ही लीग हुई और उससे आपने 6 खिलाड़ी हासिल कर लिए। गो के वो लेकिन फिर बंद क्यों कर रही है मौजूदा जो इस वक्त जो है वो तो देखें, अब तो जितनी भी मैनेजमेंट है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मैनेजमेंट कमेटी है जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं, उनकी तनख्वाहें भी कम कर रहे हैं, उसको भी कर्टेल कर रहे हैं तनख्वाहें को, कि उनका बजट जो है वो मैच नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए जो मेरे ख्याल से जूनियर लीग का कॉन्सेप्ट अच्छा था, उसकी इब्तिदा भी अच्छी थी, लेकिन रमीज राजा जो चाह रहे थे कि मतलब फ्रेंचाइज उसको खरीदें, चूंकि उन्होंने नहीं खरीदा तो उन्होंने खुद अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। और आइंदा भी ऐसा कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स या मुख्तलिफ लोग जो हैं इसको फ्रेंचाइज को खरीदेंगे। मेरे ख्याल से इसलिए बंद कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान में तो आप ये देखें कि ये कल्चर है कि अगर आपने कोई काम किया तो मैं उसके मतलब कैटेगोरिकली मुखालिफ करूं, मैं कोई कर रहा हूं तो आप करें, ये कल्चर है, उसका कल्चर है। इस पर मजीद
मजहर साहब से भी बात करते हैं। मजहर साहब, इस इजलास के अंदर हमने देखा कि जो जूनियर लीग हमारी अंडर 19 की मुनक्किद हुई थी, उसको अब इस इजलास में जो फैसला किया गया है कि वो बाकायदा तौर पर वो बंद कर दी जाएगी। लेकिन जिस तरह रियाज साहब भी कह रहे हैं कि 6 प्लेयर्स इसी लीग से निकल कर आए, वो पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम को भी शेयर करते नजर आ रहा है। कहीं पर अगर देखें तो कुछ तो अच्छे प्लेयर्स निकले हैं जिसकी बिना पर जो है आपने अंडर 19 जूनियर लीग से प्रोवाइड किए हैं जो प्लेयर्स। देखें, हर एक शख्स का अपना एक तज्जिया है, उसकी अपनी सोच है। तो जब ये जूनियर प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई थी, मैंने उसी वक्त जो है ना, मेरा अपना एक तज्जिया ये है कि आपको जूनियर प्रीमियर लीग नहीं करवानी चाहिए थी। उससे बेहतर ये था कि आप जो है इसको वनडे में कन्वर्ट कर देते, क्योंकि हमारे पास जो है हमें जो है 20 बॉलों का प्लेयर नहीं चाहिए, हमें 15 बॉलों का बैट्समैन नहीं चाहिए, हमें चाहिए लंबी क्रिकेट के लिए प्लेयर चाहिए। हम जो है ये चाहते हैं कि जो भी प्लेयर जो है ना, आप अगर इसी चीज़ को अगर वनडे में कन्वर्ट करा देते तो कोई भी बंदा क्रिटिसाइज नहीं करता। अब देखें, अगर जूनियर प्रीमियर लीग इतनी फेमस होती या इतनी ज़्यादा अच्छी होती तो दूसरे मुल्क इससे क्यों नहीं करते, वो भी लोग जो है ना प्रीमियर लीग कर लेते, जूनियर अंडर 19। देखें, ये उससे बेहतर ये था कि ये रमीज राजा साहब जो है वनडे इसको कर देते। देखें, आपने जिस चीज़ पे आपने फोकस करना है वो आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट, और आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की जो रीढ़ की हड्डी है वो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। अगर आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, आपने जो है, आप देखें, आप इस बात को देखें, आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बच्चों को इग्नोर कर दिया और आपने जो है अंडर 19 के नए लड़कों को लेकर आ गए। तो ये बीच देखें, अंडर 19 के लड़के को एकदम से आप ऊपर नहीं लेकर, अंडर 19 आई है, अंडर 19 के बाद उसने जो है सेकंड 11 खेलना है, सेकंड 11 के बाद उसने लेकिन मजहर साहब, इसमें जितने भी प्लेयर्स अभी मुंतखब हुए हैं बाकायदा तौर पर वो डोमेस्टिक में भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उन्हें भी टीम में शामिल किया गया। अंडर 19 में जिस लड़के ने परफॉर्म किया वो भी टीम का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे। ओवरऑल सीनियर और जूनियर का अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनाया हुआ है इस वक्त मौजूदा सिलेक्शन कमेटी ने। जो लड़का परफॉर्म कर रहा है वो टीम के साथ जरूर ड्रेसिंग रूम शेयर करता नजर आ रहा है। देखें, बिल्कुल सही। इस वक्त देखें, इस वक्त जो जिस तरीके से लड़के जो सेकंड 11 में आए हैं और जो अंडर 19 के लड़के जो थे जिन्होंने जूनियर प्रीमियर लीग खेली है वो ऊपर आए, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये लड़के जो है, आपने जो है डिस्ट्रिक्ट खेली है, डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है वो सिंध खेली है, सिंध के बाद जो है वो आई है, बिल्कुल सही है। और लड़कों को इसी तरीके से आना चाहिए। हम इस पर कोई भी वो बात नहीं कर रहे कि ये गलत काम हुआ है, मगर ये काम जो है, जो पहले जिन लोगों ने जूनियर प्रीमियर लीग करवाई थी उनको क्या ये उनके जहन में ये सोच होनी चाहिए थी कि इन लड़कों को हम जूनियर प्रीमियर लीग खिलाने के बाद हम इनको करना क्या है। तो देखें, अब नई जूनियर सिलेक्शन कमेटी आई है, नई सिलेक्शन कमेटी ने बहुत अच्छा किया कि उन लड़कों को आगे लेकर आए, क्योंकि आपने उनको पैसा खर्च किया है तो उससे उनसे हमने फ़ायदा उठाना है, ना कि हमने उनको फिर जो है दबोच के रख देना और पीछे जो है उनको धकेल देना, उनका नामो निशान ख़त्म कर देना। देखें, हमारे हम सिर्फ और सिर्फ जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितने भी जो है ना जो क्रिकेट से रिलेटेड लोग हैं, हम यही कहते हैं कि जो हकदार बच्चा है उसको हक मिलना चाहिए। जो बेहतरीन बैट्समैन है, जो आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को आपने रखा हुआ है कि इसका परफॉर्मर जो है वो पाकिस्तान टीम के आएगा, हम चाहते हैं कि जो परफॉर्मर है वो बेस्ट बैट्समैन जो है पाकिस्तान टीम में बेस्ट बॉलर है वो आना चाहिए। मगर आप यहाँ पर एक चीज़ आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर मनपसंद और जो है कितनी ज़्यादा जो है एक जिसको बोले ना पसंद और नापसंद का जो है ना नुकसान पाकिस्तान, देखें, पसंद और नापसंद का फ़ायदा जो है वो किसको होना है, नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होना है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को होना है, पाकिस्तान क्रिकेट को होना है। हम लोगों ने पसंद नापसंद पे कितने लड़कों को हमने बाहर कर दिया। शाहिद अफरीदी साहब आए, इन्होंने हारिस सोहेल को लेकर आए। हारिस सोहेल जो है एक बेहतरीन क्रिकेटर था, लेफ्ट आर्म आपके पास बैट्समैन था, बेहतरीन किस्म की जो आपके पास। देखिए, पिछले दिनों हम जब T20 थे, हम कह रहे थे कि हमारे पास जो है वो नहीं है, मिडिल ऑर्डर नहीं है। मिडिल ऑर्डर में आपके पास हारिस रोफ नहीं था, वो हारिस सोहेल नहीं था क्या? आपके पास अभी जो बैट्समैन आए, आपका सऊद शकील नहीं था, मगर सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद और नापसंद की वजह से, अपनी पसंद और नापसंद के हवाले से तो बातें हो गई है। बहुत से क्रिकेटर्स भी जो है अब शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। रियाज साहब, नई सिलेक्शन कमेटी ने एक फैसला किया हुआ है कि एक सीनियर जूनियर की जिस तरह उन्होंने
खिलाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला लगाया हुआ है। एक मेरा ख्याल में एक ग्रुप बना दे रहे हैं शाहिद खान आफरीदी के, तकरीबन पोल एक बन जाएगा 30 लड़कों का शायद, जिस तरह वो लेकर चल रहे हैं। उसमें सीनियर भी है, जूनियर भी है, तो ये एक अच्छा फैसला उनका नजर आ रहा है, क्योंकि हमने अब वनडे जो है वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो ये एक अच्छा ग्रूम भी हो जाएंगे लड़के के, हमें एक स्टैंड मिल जाएगी कि हमारे पास 30 लड़के ये मौजूद है अच्छे परफॉर्म करने वाले। देखें, शाहिद आफरीदी का जहाँ तक ताल्लुक है तो उनकी जब वो खेलते थे तो उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही थी। फिर दुनिया भर में वो लीग भी खेलते रहे, उनका बड़ा वास्ट इस सिलसिले में तजुर्बा है। और देखें, जब कोई इतना तजुर्बेकार खिलाड़ी जो क्रिकेट को पूरी तरह से समझता हो, जब वो बाहर बैठ के चीज़ों को देखते हैं तो वो उस तरह से होता है जैसे हम लोग ऊपर मीडिया बॉक्स में बैठे होते हैं, पूरा ग्राउंड और पूरे शायकीन हम सब के सामने होते हैं, तो हम ऊपर से ही मतलब हम लोग निशानदेही कर रहे होते हैं, गो के पता नहीं हम इतने एक्सपर्ट हैं या नहीं है कि कप्तान जो है उसको इस बॉलर पे फील्ड प्लेसिंग जो है क्या रखनी चाहिए, और हम निशानदेही करते हैं कि यार देखो यहाँ पे फील्डर होना चाहिए। तो जब शाहिद आफरीदी बाहर रहे, अच्छा, शाहिद आफरीदी ग्रास रूट क्रिकेट खेलते हुए आए हैं ना, और नीचे से तो वो हर चीज को जानते हैं, वो सारी चीज़ों को समझते हैं। और देखें, इस अरसे में जब से उन्होंने क्रिकेट खेली थी और अभी तक जो जो मतलब तनकीद या क्रिटिसिज्म मतलब टीम के हवाले से, लड़कों के हवाले से आया, उसके वो शाहिद हैं, गवाह हैं, वो सब चीज़ों को जानते हैं। तो अब मतलब जब एक कोई ऐसा शख्स होता है ना जिसकी नज़र में सारी चीज़ें होती हैं, तो वो फिर सही तरह से एड्रेस करता है। तो इस वक्त अब वो इस पोजीशन में, आपने देखा कि जैसे ही आपने खुद निशानदेही की कि देखें जितने ऐसे लड़के थे जिनके लिए आवाज़ें उठाई गई पिछले दिनों में, उन सबको वो लेके आ गए हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। जैसे आप देखेंगे इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, ये क्या करते हैं, अपने जो प्लेयर्स लेके आते हैं उनको पूरी पूरी एक सीरीज खिलाने का मौका देते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर हम किसी सीरीज में एक लड़के को लेके जा रहे होते हैं, नए लड़के को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और अगर वो ये पहले ही टेस्ट खराब खेल जाता है तो उसको उठा के बाहर कर देते हैं। ये गलत चीज़ है। आप उसको पूरा कॉन्फिडेंस दें, आप उसको खिलाएं। तो अब शाहिद आफरीदी ने इसी में मीर हमजा के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, मीर हमजा तो 18 के बाद आए हैं। अच्छा, मीर हमजा के साथ जो सबसे बड़ी बैड लक है वो ये है कि विकेटें जो हैं उनकी मुनासिबत से नहीं है। देखिए ना, जो चीज़ मतलब हकीकत है उसको हमें रियलाइज करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से गैप तो नहीं आ जाएगा फिर मीर हमजा के लिए 4 साल का? देखें, गैप तो ये आ गया है ये वाला ना, और अब जो है मुझे नहीं लगता, देखें आपने उसके ज्यादती की एक तरह से, इसलिए कि ऐसी विकेटों पे खिला दिए जहां वो जाहिर है इस तरह का बॉलर विकेट नहीं ले सकता था। तो ये जो है उसके डिसक्रेडिट में बात नहीं जानी चाहिए, बल्कि उसको मौके देने चाहिए एक दौर। और जिस तरह से शाहिद आफरीदी ने एक, जैसा आपने कहा कि वो पूल बनाना चाहते हैं, एक पूल में जब सारे लड़के आ जाएंगे तो उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से वो मॉनिटर करेंगे, देखेंगे और गाहे बगाहे उनको चांस देंगे। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि आप ज़रूर मतलब ये कि लड़कों को लेके आएँ, लेकिन जब भी किसी कम से कम नए लड़कियों को अगर आप मौका देते हैं, या पुराने को भी अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस, जैसे मीर हमजा की आपने बात की, तो उसको अभी आप एक पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरा मौका मिलना चाहिए, सीरीज मिलनी चाहिए। जस्टिफिकेशन अगर आप किसी, अब जैसे सरफराज हैं, आपने 4 साल उनको निकाला, इससे पहले फवाद आलम 10 साल तक बाहर रहे, तो भाई इसका मतलब ये कौन जवाब देगा इसका? तो ये जो मेंटेलिटी है ना हमारे सिलेक्टर्स की, हमारे ऑफिशियल्स की, बिल्कुल इस पर नजर रखनी चाहिए। मजा साहब, आज जिस तरह बात हो रही है आफरीदी के हवाले से, तो आज आफरीदी ने जो मीडिया से बात की उसमें उन्होंने कहा कि मुझे जो टीम दी गई है वो बड़ी जबरदस्त टीम है, और मुझे अपनी टीम के साथ भरोसा है कि उस टीम, मेरी टीम जो है बहुत अच्छा काम भी करके देगी और दिखाएगी भी दुनिया में कि किस तरह पाकिस्तानी प्लेयर अच्छे निकलकर सामने आते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखें, इस वक्त जो टीम उनको मिली है जो, और हमें उसकी कारकर्दगी नज़र आ रही है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 10 दिन हुए। 10 दिन में आपने किस तरीके से जो है लेकर आए, जिन लड़कों को नज़रअंदाज कर दिया गया था। देखें, सरफराज को आप देख ले, शरीर खान टीम में वापस आए। बाकी तो बहुत सारे लड़के, हम सिर्फ जो है बात अगर करेंगे तो जो है ना इस वक्त जो है ना सरफराज की बात करेंगे। सरफराज को जब टीम से निकाला गया था उस वक्त बहुत बड़ी ज्यादती करके निकाला गया था, फिर उसके बाद उसको तीनों फॉर्मेट में जो ना आपने मजहर साहब इस पे मजीद भी किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम में टाइम कम है। मजहर रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।